Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 3, The Great Akbar, a Case Study. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. If you have not seen part 1 video, do watch it. We'll start part 2 with revenue administration. Yes, students. So, if we talk about the sources of revenue for the kings, land revenue and trade, these are the two things from where they are getting taxes only. ठीक है, पहले कोई BHEL, रेलवेज, ONGC कंपनीज तो हुआ नहीं करती थी गवर्नमेंट के पास, है ना। तो उनका जो सोर्स था इनकम का वो सिर्फ किससे ही था, लैंड रेवेन्यू और ट्रेड से। किस से, लैंड रेवेन्यू और ट्रेड से। वो ट्रेड के ऊपर भी टैक्स लगाते थे, लैंड के ऊपर भी टैक्स लगाते थे और इन दो सोर्सेज से ही वो अपनी इनकम को ऑन करते थे। अकबर ने थोड़े से चेंजेस किए। शेर शाह, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, शेर शाह ने जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर बनाया था उसमें थोड़े माइनर मॉडिफिकेशन ही किए अकबर ने। बाकी जो कंप्लीट पॉलिसी थी, एंटायर पॉलिसी थी, उन्होंने एज इट इज़ ही रखी जैसे शेर खां की थी। रेवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के राजा टोडरमल। उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिस सिस्टम को बोला गया टोडरमल्स बंदोबस्त। क्या बोला गया बेटा? टोडरमल्स बंदोबस्त। So student, you need to learn from this paragraph that land and trade were the two main sources of revenue. Revenue के main दो sources थे, land and trade. अकबर ने थोड़े से चेंजेस करके जो पॉलिसी शेर शाह की थी उसी को एज इट इज़ रखा। थोड़े चेंजेस के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। राइट डाउन द नेम ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर, तो टोडरमल। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, क्योंकि वो टोडरमल ने बनाया था इसलिए उसे क्या कहा गया? टोडरमल्स बंदोबस्त। इस न्यू सिस्टम में क्या हुआ स्टूडेंट? लैंड को प्रॉपरली असेस किया गया, प्रॉपरली मेजर किया गया। पहले मतलब इस सिस्टम के आने के पहले लैंड मेजरमेंट होता था रोप से। अच्छा, ये रोप की एक प्रॉब्लम थी कि जब ड्राई होती थी तो श्रंक हो जाती थी और जब वेट होती, गीली होती तो स्ट्रेच हो जाती थी। तो यहाँ पे मेजरमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। So student, he opted some another method to assess, to measure the land. Todormal introduced a new measuring device. Introduced new measuring device. Land को measure करने के लिए, नापने के लिए एक नया device लेके आए टोडरमल. It was made up of bamboo reeds joined together by iron ring. Iron ring से join होके उन्होंने एक bamboo reeds की इस तरीके से क्या बना दी? मेजर करने के लिए डिवाइस बना दी। नाउ लैंड कुड बी मेजर्ड एक्यूरेटली, और इससे लैंड मेजरमेंट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हुआ, परफेक्ट हुआ। लैंड को मेजर करने के बाद लैंड को डिवाइड कर दिया जाता था 3 कैटेगरीज में। गुड, अच्छी है, एवरेज है, बैड है। अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू गुड, एवरेज एंड बैड। द रेवेन्यू वॉज फिक्सड अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड। और जो रेवेन्यू फिक्स किए जाते थे कि किस व्यक्ति से कितना टैक्स लेना है, ये फर्टिलिटी पे डिपेंड करता था कि उसके पास जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी कितनी है। सो व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ? यू नीड टू लर्न दैट before there were no proper measurement of land, so Todormal introduced a new device which is made up of bamboo reeds and iron rings for accurate measurement of land area. After accurate measurement, they divided land into 3: good, average, bad, and taxes imposed on the peasants on the basis of the fertility. Revenue fix किया जाएगा किससे कितना अमाउंट लेना है उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी को देखते हुए। 1580 में एक सिस्टम आया जिसे दहशाला सिस्टम बोला गया। 1580 में एक सिस्टम आया जिसे दहशाला सिस्टम बोला गया। इस सिस्टम में क्या हुआ बच्चा? एवरेज प्रोड्यूस जो होता है, जो भी आपका प्रोडक्शन होता है उसका एवरेज, और जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस होती है उसका एवरेज लिया गया। वो भी कितने सालों का? 10 सालों में, 10 सालों में उस पर्टिकुलर जो भी आप ग्रो करते हैं प्रोड्यूस होता है उसका एवरेज, प्लस मार्केट में उसका प्राइस क्या चल रहा है लास्ट 10 ईयर में, उन दोनों का एवरेज मिला के ये फिक्स किया जाता था कि कितना टैक्स आपको पे करना है। फिर से सुनना ज़रा ध्यान से बेटा। अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोड्यूस एंड एवरेज प्राइस,
मतलब जो भी प्रोड्यूस हो रहा, फर्स्ट ईयर में सपोज करो 200 क्विंटल हुआ, सेकेंड ईयर में 100 क्विंटल हुआ, थर्ड ईयर में 150 क्विंटल हुआ, इट इज़ डिवाइडेड बाय 3। ऐसे कितने सालों का लेते थे वो? 10 सालों का डिवाइड करते थे, मतलब 10 सालों का जोड़ के 10 सालों तक से डिवाइड कर देते थे, तो एवरेज प्रोड्यूस आ जाता था। ठीक है, एवरेज प्राइस के लिए भी इतने फर्स्ट ईयर में उसको कितना प्राइस मिला, सेकेंड में कितना मिला, थर्ड ईयर में कितना मिला, डिवाइडेड बाय 10, तो इससे क्या निकल जाता था? एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्रोड्यूस कैलकुलेट किया जाता है, एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, वो भी लास्ट 10 ईयर का। ठीक है, द टैक्स टू बी पेड फॉर द ईयर वॉज फिक्सड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज, और इस एवरेज के हिसाब से ये जो कैलकुलेशन के बाद यहाँ एवरेज निकलेगा, आप लोगों ने किया होगा ना आपकी जूनियर क्लासेस में एवरेज कैसे निकालते हैं ना, बेसिस पे ही आपका रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। जनरली 1/3 ऑफ द फिगर वॉज द शेयर ऑफ द एम्परर, जो भी फिगर होगा उसमें का 1/3 आपको किसको देना पड़ेगा बेटा? किंग को। सपोज करो एवरेज 150 निकला, तो 3 5 जो 15 50 क्विंटल्स आपको किसको देना पड़ेगा? किंग को देना पड़ेगा। ठीक है बात? तो 1/3 चार्ज करते थे किंग इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ये अकबर के टाइम के कॉइन्स है। अकबर ने इंटरनल ट्रेड, मतलब जो उसके किंगडम में जो ट्रेड होता है उसे भी प्रमोट किया, ओवरसीज ट्रेड सीज के थ्रू जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसे भी प्रमोट किया। इंडिया एक्सपोर्ट करता था बेटा टेक्सटाइल, स्पाइसेस, इंडिगो, साल्टपीटर। इंडिगो मतलब होता है नील, स्पाइसेस मतलब होता है मसाले, टेक्सटाइल का मतलब होता है क्लॉथ्स, है ना, कॉटन टेक्सटाइल करते थे, और साल्टपीटर का मतलब होता है शोरा। मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि ये गन पाउडर का एक मेन इंग्रेडिएंट है, गन पाउडर बनता था इससे, और बहुत सारी मल्टीपर्पज़ यूजेस है सॉल्टपीटर के। ये कई बार प्रिजर्वेशन के, फूड प्रिजर्वेशन में भी काम में आता है, गन पाउडर बनते हैं, मतलब बहुत सारे यूजेस हैं। बेसिक गन पाउडर के लिए ज़्यादा यूज़ होता था। ये हम चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप कहाँ कहाँ बेचते थे ये सामान? हमारे मसाले, हमारे कपड़े, मतलब टेक्सटाइल, और कहाँ कहाँ? सेंट्रल एशिया, यूरोप और चाइना। ठीक, कोई बात? नाउ आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? हाँ, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फीचर था किसमें बचा? अकबर की रीन में, वो था मनसबदारी सिस्टम। मनसब का मतलब होता है रैंक और पोजीशन, मीनिंग ऑफ मनसब इज रैंक और पोजीशन। मनसबदार वो पर्सन हुआ करता था बेटा जिसके पास कोई ना कोई रैंक होती थी, इसकी रैंक से इसकी सैलरी डिटरमाइन होती थी और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, मनसब का मतलब होता है रैंक और पोजीशन, एक पर्सन की रैंक डिसाइड करती थी कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी और उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। मनसबदार की रैंक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक थी जाट और दूसरी थी सवार। जाट और सवार। जो जाट है उसका मीनिंग होता है द नंबर ऑफ शोल्जर्स अंडर हिम, कि उसके अंडर में कितनी शोल्जर्स है, कितने सिपाही उसके पास हैं। और सवार का मतलब होता था कि उसको कितने घोड़े मेंटेन करने हैं। ठीक हुई बात? तो जो रैंक होती थी वो 2 में डिवाइडेड थी, एक थी जाट और एक थी सवार। जाट मतलब कितने शोल्जर्स आपके पास होने चाहिए, है ना, और जाट सॉरी लेटर मतलब जो सवार था उसका मतलब होता था कि कितने हॉर्सेस आपके पास होने चाहिए। जाट नंबर ऑफ शोल्जर्स, सवार नंबर ऑफ हॉर्सेस। द जाट रैंक्स रेंज फ्रॉम 10 to 10,000। जाट की रैंक 10 से 10,000 तक हो सकती थी। ठीक है बात? आप 10 सैनिक से 10,000 सैनिक तक मेंटेन कर सकते थे। जनरली दोज अबव 5,000 वर रिजर्व फॉर प्रिंसेस, पर 5,000 से ऊपर की जितनी भी रैंक थी, जाट थी, वो किसके लिए प्रिजर्व करके रखी थी हमने? प्रिंस के लिए। फिर से मनसबदार का मतलब होता है मनसब का मतलब होता है एक रैंक होल्ड करने वाला व्यक्ति। मनसब मतलब होता है रैंक, उस रैंक को होल्ड करने वाले व्यक्ति को हम बोलेंगे मनसबदार। मनसबदार की रैंक 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, जाट और सवार। जाट का मतलब होता था नंबर ऑफ शोल्डर्स, सवार का मतलब होता था नंबर ऑफ हॉर्सेस। जाट और रैंक 10 से 10,000 तक हो सकती थी, 10 to 10,000 हो सकती थी। जनरली जो 5,000 के ऊपर वाली थी वो कुंवारों के लिए, मतलब प्रिंसेस, कुंवर होते हैं ना, कुंवर वर्मा, वो बाहुबली वाले कुंवर, मतलब प्रिंस के लिए, प्रिंसेस के लिए सिक्योर होती थी, रिजर्व होती थी। और जो मनसबदार होते थे उनको कैश में सैलरी मिलती थी। ये
पेड की जाती थी बाय असाइनिंग हिम अ जागीर, एक पीस ऑफ लैंड उन्हें दे दिया जाता था। देखो पहले पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो सैलरी होती थी मनसबदार की वो फिक्स्ड होती थी कैश में, पर ये कैश में ना दी जाके क्या क्या उनको एक जागीर दे दी जाती थी, एक पीस ऑफ लैंड दे दिया जाता था। टैक्सेस फ्रॉम विच वुड इक्वल टू हिज सैलरी, मतलब उतनी ज़मीन, जैसे मैंने बोला कि आपको 10,000 रुपये सैलरी में दूंगी, और एक एरिया मुझे पता है कि ये ए एरिया है, इससे लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना ही टैक्स कलेक्ट करती हूँ, 10,000 रुपीज़ का टैक्स मैं यहाँ से कलेक्ट करती हूँ। तो मैं आपको ये सैलरी ना दे के आपसे बोलूँगी कि ये वाला एरिया आप रख लो और इसमें टैक्स कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। समझ में आ गई? ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम हिज जागीर, उससे एक्सपेक्ट किया जाता था वो जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और जो मनी कलेक्ट हुई है उससे अपने हाउस होल्ड को, अपने ट्रूप्स को मेंटेन करेगा, ट्रूप्स को पे करेगा। मनसबदार्स वर प्रमोटेड, डिमोटेड एंड ट्रांसफर्ड अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द एम्परर। अब ये जो मनसबदार होते थे, रैंक होल्डर होते थे, इन्हें प्रमोट भी कर दिया जाता था, इन्हें डिमोट भी किया जाता था और इनके ट्रांसफ़र भी हो जाते थे। तो मनसबदार की पोजीशन, पहली बात तो हेरिडेटरी नहीं थी, दूसरा आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आपके काम को अच्छा देख के आपका डिमोशन भी हो सकता है अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो, और आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। मनसबदार की जो रैंक थी वो हेरिडेटरी नहीं थी। जब मनसबदार की डेथ हो जाती थी, तो जो जागीर उसे दे दी गई थी वो उससे वापस ले ली जाती थी और किसी दूसरे को दे दी जाती थी, बिकॉज़ द पोजीशन वाज़ नॉट हेरिडेटरी। आपके बाद आपके बेटे को मिलेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है बात? तो जैसे ही मनसबदार की डेथ होती, जागीर उससे वापस ले ली जाती और किसी और को दे दी जाती। अकबर के पास स्पेशल सोल्जर थे जिनको हादीस बोला जाता था। इनके पास स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी। ठीक है, अकबर ने कुछ सोल्जर्स को इस तरीके से रिक्रूट किया गया था, जो कि स्पेशल सोल्जर्स थे, उन्हें अहदीस कहा जाता था। उन और एक स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी थी। मुग़ल की जो आर्मी थी अंडर अकबर, अकबर रीन में जो मुग़ल आर्मी थी, वो एक एफिशिएंट फाइटिंग मशीन की तरह काम करती थी। नाउ रिलीजियस पॉलिसी की अगर हम बात करें बच्चा, तो अकबर ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि अगर मुझे हिंदू सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर रूल करना है, अपने एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक्सपांड करना है, तो मुझे कॉन्फिडेंस में लेना ही पड़ेगा हिंदू सब्जेक्ट्स को, क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो एक टाइम के बाद मेरा एम्पायर कोलैप्स कर सकता है, मैं उतना फ्लरिश नहीं कर सकता हूँ। इस बात को अकबर बहुत अच्छे से समझते थे और उन्होंने अपीज़ किया ही इसलिए हिंदू सब्जेक्ट को। इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस मतलब एक दूसरे का सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है, टॉलरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, इसकी पॉलिसी को अडॉप्ट किया। अकबर ने इक्वल ट्रीटमेंट दिया अपने सारे सब्जेक्ट्स को, है ना? रिलीजन वॉज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल प्राइवेट अफेयर। रिलीजन को कहा कि भई ये तुम्हारा अपना प्राइवेट अफेयर है, इसको प्राइवेटली आप हैंडल करो। पीपल को फ्रीडम थी कि वो किसी भी गॉड को वर्शिप कर सकते हैं, किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, जिसे भी वो लाइक करते हैं। अकबर ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए, किसके लिए? सेक्युलर स्पिरिट के लिए। अकबर ने कभी भी ऐसा नहीं दिखाया कि वो इस्लाम धर्म को मानेगा, इस्लाम धर्म इम्पोज़ करेगा, लोगों को हिंदू देवी-देवताओं की पूजा नहीं करने देगा। तो उसने अपनी सेक्युलर स्पिरिट को दिखाने के लिए बहुत सारे मेजर्स को अडॉप्ट किया। तीर्थ यात्रा पे भी टैक्स लगाया जाता था। पिलग्रिम टेस्ट का मतलब होता है तीर्थ यात्रा पे लगाया जाने वाला टैक्स, तो उसने उसको एबॉलिश कर दिया। 1562 में जो भी टैक्सेस लगते थे पिलग्रिम के ऊपर, तीर्थ यात्रा के ऊपर, आप लोग देखते होंगे ना, अभी लोग अमरनाथ जाते हैं, वो नर्मदा यात्रा पे जाते हैं, तो उस पे भी पहले क्या लग जाता था? टैक्स, पिलग्रिम टैक्स, तीर्थ यात्रा टैक्स। उसको पूरी तरह ख़त्म किया किसने? अकबर ने। कब किया? 1562 में। और जजिया ख़त्म किया। जजिया स्पेशली किस पे लगता था? हिंदूज़ पे। 1564 में। 1562 में पहले पिलग्रिम टैक्स ख़त्म किया, फिर 1564 में जजिया ख़त्म कर दिया, जो स्पेशली हिंदू पे ही लगता था। उसने इस प्रैक्टिस को भी रोक दिया कि कुछ लोग क्या करते थे, मतलब कुछ लोग इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते थे कि वो ज़बरदस्ती जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, वॉर में पकड़े हुए बंदी होते थे, उनको फोर्सिबली बोलते थे कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। तो उसने इस प्रैक्टिस को भी एबलिश किया कि भाई आप मजबूरी में किसी को मार पीट के इस्लाम धर्म को अडॉप्ट ना करवाओ, वो मन से चाहे, दिल से चाहे तो इस्लाम धर्म को अपना ले, पर फोर्सिबली नहीं।
उसने अलाउ किया और कई बार खुद एनकरेज किया हिंदूज़ को कि वो टेम्पल्स बनाएँ। उसने बड़ी-बड़ी ग्रांट्स भी दी, बड़ा-बड़ा दान भी दिया, क्या बनाने के लिए? मंदिर बनाने के लिए, ठीक है? तो उसने लोगों को भी एनकरेज किया, ठीक है? खुद भी अलाउ किया और कई बार बड़ी-बड़ी ज़मीनें या बहुत सारा पैसा ही में बहुत सारे टेम्पल्स बनाने के लिए दे दिया। कभी भी उसने किसी हिंदू को ये नहीं बोला कि आपको टेम्पल नहीं बनाना है, हम सबको अलाउ किया। कई बार खुद एनकरेज किया कि जाओ और मंदिर बनाओ। अकबर हिंदू फेस्टिवल में पार्ट करता था जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन। ही ऑल्सो गॉट होली बुक्स ऑफ द हिंदू। उसने महाभारत और रामायण दोनों को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर मतलब ट्रांसलेट करवाया, ठीक है? किसको? रामायण को भी और महाभारत को। तो अकबर हिंदू फेस्टिवल में ही पार्ट लेता था, होली में, दिवाली में, रक्षाबंधन में। और उसने जो होली बुक्स थी उनको भी ट्रांसलेट करवा दिया पर्शियन में। सो अब हम देखेंगे क्विक क्विज। तो बैरम खान कौन थे? अकबर के रीजन बैरम खान। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1556। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। मुगल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सूबास। ट्रू। हु वॉज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर? टोडर मल। ठीक है बात, अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडर मल। सूबे इसमें डिवाइडेड था। ट्रू। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में। बैरम खान थे रीजेंट किसके? अकबर के। नौ इबादत खाना। इबादत खाना सच में सेक्युलरिज्म का सिंबल होना चाहिए। अकबर बहुत इंटरेस्टेड रहते थे, वो उन्हें बहुत जानने की इच्छा थी। बहुत मतलब जितने भी रिलीजन उस टाइम में एग्जिस्ट करते थे अकबर सब के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इबादत खाना बनाया जिसे हॉल ऑफ वर्शिप भी कहते हैं। कहाँ पर बनाया? हॉल ऑफ वर्शिप फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाने को इंग्लिश में बोलते हैं हॉल ऑफ वर्शिप। ये कहाँ बना है? फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? अकबर ने बनाया है। यहाँ पर अकबर डिबेट्स करते थे, डिस्कशन करते थे रिलीजियस टीचर्स से ऑन ऑल रिलीजन। सारे रिलीजन्स के जो रिलीजियस टीचर होते थे, धर्म गुरु होते थे, उनको बुलाते थे, उनके साथ डिबेट करते थे, डिस्कशन करते थे। कहाँ पर बैठ के? इबादत खाने में। इबादत खाने का इंग्लिश का नाम क्या है? हॉल ऑफ वर्शिप। और ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ये किसके लिए बनाया था? कि रिलीजियस मैटर्स में डिस्कशन कर सकें, किस रिलीजन में क्या बहुत अच्छा है इसको वो जान सकें, समझ सकें। तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही। अकबर का बिलीव था सारे रिलीजन पे और वो लव, रिस्पेक्ट और पीस की बात करता था। लोगों को यही मैसेज सिखाता था, ये देता था कि साथ में रहें, एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करें, पीस में रहें, एक दूसरे को लव करें, यही मैसेज देता था। जितने भी रिलीजन के लोग हैं आपस में सब प्यार से रहें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहें। उसका मानना ये था कि जो कॉमन आइडियल्स हैं सारे रिलीजन्स के उनको कंबाइन करके एक न्यू क्रीड बना दी जाए। द पीपल ऑफ हिज एम्पायर वुड बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम इट। उसका मतलब था सारे धर्म की अच्छाइयों को लो, एक नया धर्म बना दो, न्यू क्रीड बना दो और इससे एम्पायर बहुत बेनिफिट में रहेगी। क्योंकि अभी मैं देखता हूँ एक एक रिलीजन को मानने वाले लोग दूसरे रिलीजन से लड़ रहे हैं, दूसरे रिलीजन को मानने वाले लोग तीसरे रिलीजन से लड़ रहे हैं। तो अगर हम इस रिलीजन की अच्छाइयाँ इस रिलीजन की अच्छाइयाँ लेकर एक नया धर्म बना देंगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मानना था अकबर का। Therefore, he suggested a religious path called दीन इलाही और डिवाइन मोनोथिज्म। तो यहाँ पर उन्होंने दीन इलाही की बात की जिसे इंग्लिश में डिवाइन मोनोथिज्म बोलते हैं। और जहाँ पर भी बेटा मोनो लग जाए मतलब वहाँ पर हम वन किसी एक की बात कर रहे हैं ना। तो डिवाइन मोनोथिज्म मतलब रिलीजन ऑफ वन गॉड, एक भगवान के रिलीजन की हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो दीन इलाही का ही इंग्लिश में मतलब क्या है? डिवाइन मोनोथिज्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? द रिलीजन ऑफ वन गॉड, एक भगवान का धर्म, ठीक है। उसने अपने आप को भी डिक्लेयर किया। ही ऑल्सो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ हिज सब्जेक्ट। मतलब उनके जो किंगडम में रहने वाले लोग थे उनको बोला मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आओ बताओ। दीन इलाही जो था बहुत ही सिंपल बात था बेटा। कि लोगों को एनकरेज करता था, लोगों को बोलता था कि एक भगवान पर बिलीव करो, मोनोथिज्म पर बिलीव करो।
ये जो प्रैक्टिस है आपकी कि आप सन को, फायर को और अदर सोर्सेज ऑफ लाइट को वर्शिप करते हो, ये इम्पोर्टेंट फीचर है इस बात का, ठीक है। अकबर खुद ही इस बात को डिस्करेज करता था कि बलि नहीं देना है, मतलब सेक्रीफाइस नहीं करना है, किलिंग ऑफ एनिमल जो है वो ख़राब है, जो सती वाला सिस्टम है वो ख़राब है। सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस, पूरे विश्व में शांति रहे। सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस की बात की किसने? अकबर ने। तो अकबर ने बोला कि ठीक है, अगर आप सन की, फायर की, दूसरे सोर्सेज ऑफ लाइट की प्रैक्टिस मतलब पूजा करते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वन गॉड पे बिलीव करो और उस बात पे चलते रहो। अकबर खुद नहीं चाहते थे कि किसी एनिमल को किल किया जाए सेक्रीफाइस के नाम पे, बलि चढ़ाने के नाम पे। और जो कट सिस्टम था सती का कि आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो आपको भी ज़िंदा उसकी फ्यूनरल पायर पे बैठ के जला दिया जाएगा, इसके भी वो विपक्ष में थे, मतलब अपोज में थे। सुलह कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, पीस फॉर ऑल, ये एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल था अकबर की रीन का। अकबर ने जो दीन इलाही बनाया उसका एम था कि पीस अचीव करना है, टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिटी बनी रहे कंट्री में, डाइवर्स रिलीजन रहें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उन डाइवर्स रिलीजन में यूनिटी बनी रहे, एक दूसरे को टॉलरेट करें, एक दूसरे के साथ हैप्पी रहें, ऐसे चाहते थे अकबर। कुछ हिस्टोरियंस का कहना ये था कि दीन इलाही बिल्कुल सिमिलर था अशोक की जो पॉलिसी थी, धर्म की अशोक की जो पॉलिसी थी। धम्म बेटा एक प्राकृत वर्ड है, संस्कृत में इसको धर्म बोलते हैं ना। धर्म के जो नियम अशोक ने बनाए थे, अशोक की जो पॉलिसी थी, वैसी ही सिमिलर पॉलिसी थी दीन इलाही जो बनाई थी अकबर ने। दीन इलाही कोई नया धर्म नहीं था, इसके ना ही तो कोई रिचुअल्स थे, ना ही तो कोई इनकी सेक्रेट बुक थी, पूजनीय बुक थी, ना ही तो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप थे, और ना ही तो कोई पादरी, ब्राह्मण, पूजा कराने वाला, मतलब प्रीस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट थे, कोड ऑफ मॉरल कंडक्ट, कि आपको अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दीन इलाही की अगर हम बात करें तो ये नहीं बोल सकते कि एक नया धर्म बना लिया, क्योंकि धर्म के धर्म ग्रंथ होते हैं, बहुत सारे कस्टम्स होते हैं, इस तरीके से पूजा करो, इस तरीके से नहीं करो। एक जगह होती है, जैसे सिख जाते हैं गुरुद्वारे, मुस्लिम जाते हैं मॉस्क्यू, हिंदू जाते हैं टेम्पल। तो ऐसा कुछ भी दीन इलाही में नहीं था, इट मीन्स ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट थे। बहुत ही कम लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। राजा बीरबल उन लोगों में से एक थे जिन्होंने इसको क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा राजा मान सिंह ने ओपनली डिसअप्रूव्ड किया कि नहीं भाई, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। और अकबर की अच्छी बात थी बेटा इसमें कि अकबर ने कभी किसी को फोर्स नहीं किया कि आपको इस न्यू रिलीजियस पाथ को फॉलो करना ही है। और धीरे 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 ये जो दीन इलाही था ये ख़त्म हो गया। अकबर की रीन ख़त्म हुई अकबर की डेथ के बाद, फेडेड आउट, मतलब धीरे धीरे करके पूरी तरह ख़त्म हो गया। अकबर सेक्युलर आइडियाज़ वर फॉलोड बाय हिज सन जहांगीर, और अकबर जैसे सेक्युलर थे इसी आइडिया को उनके बेटे जहांगीर ने भी फॉलो किया। कल्चरल कंट्रीब्यूशन, अब हम लोग देखेंगे अकबर का कल्चरल कंट्रीब्यूशन। पहले आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे। तो अकबर की जो रीन थी बेटा उसमें हमने फ्यूजन देखा, किस किस का, पर्शियन, सेंट्रल एशियन और रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। उस पर्टिकुलर रीजन में कौन सा आर्किटेक्चर चलता था, थोड़ा सा लिया पर्शियन आर्किटेक्चर को, सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर को, और एक नई स्टाइल को बर्थ दिया। ये जो स्टाइल थी ये मोस्ट विजिबल स्ट्रक्चर है फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी में जो स्टाइल देखते हो, इट्स अ फ्यूजन ऑफ पर्शियन, सेंट्रल एशियन एंड रीजनल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो फतेहपुर सीकरी था नया कैपिटल था जो बनाया अकबर ने, कहाँ पर, आगरा के पास। फतेहपुर सीकरी द न्यू कैपिटल दैट अकबर बिल्ट नियर आगरा। जो बिल्डिंग है वहाँ पर वो सारी रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। सो स्टूडेंट इस फ्यूजन को देखने आप जा सकते हैं फतेहपुर सीकरी, जो नया कैपिटल बनाया था अकबर ने आगरा के पास में। यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो बनी है रेड सैंडस्टोन से। टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती वाइट मार्बल से बनाया गया है। टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती किससे बनाया बेटा? वाइट मार्बल से बनाया है। बाकी सब कुछ रेड सैंडस्टोन से बनाया है। ये क्या है? हुमायूं टोम्ब इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये हुमायूं टोन है जो यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
ये जो ऊपर इमेज आपको दिख रही है, क्या इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सलीम चिश्ती का टूम कौन सा है? ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है बेटा, ये राजस्थान गुजरात में प्रेवलेंट थी। ये एविडेंट है किसका? डिफरेंट स्ट्रक्चर एट फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के डिफरेंट स्ट्रक्चर में आपको कहीं पर राजस्थान, कहीं पर गुजरात की जो स्टाइल है वो मिल जाएगी। अकबर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनवाए, जिसमें कि आगरा फोर्ट एक इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर है। विद इन इट इज़ द ब्यूटीफुल जहांगीर महल, उसी के अंदर जहांगीर महल है। टूम्ब है हुमायूं का दिल्ली में। ये एक रेज प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है एंड प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ गार्डन। गार्डन के सेंटर में है, रेज प्लेटफॉर्म पे है। इट इज़ बिल्ड लार्जली ऑफ रेड सैंड स्टोन, बना हुआ है वो रेड सैंड स्टोन से। एंड हैज़ डबल डूम ऑफ वाइट मार्बल, डबल डूम है वाइट मार्बल के। रेड सैंड स्टोन से पूरा बना हुआ है, डूम वाइट मार्बल से बना हुआ है, बाकी पूरा रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। गार्डन के सेंटर में है, रेज्ड मतलब थोड़ी ऊंची जगह पर बनाया गया है क्या? हुमायूं का टूम। द टूम हैज़ बोथ इंडियन एंड पर्शियन आर्किटेक्चर फीचर। इस टूम में दोनों इंडियन और पर्शियन आर्किटेक्चरल फीचर हैं। अब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे तो अकबर ने पैट्रनाइज कर रखा था बहुत सारे पेंटर्स को, कैलीग्राफर्स को अपने एम्पायर में, उनके कोर्ट में थे। उसने बहुत सारे रॉयल कारखानाइज बनाए, वर्कशॉप बनाई। इन वर्कशॉप में बहुत सारे पेंटर्स काम करते थे। उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं वो ऐसा बताते हैं कि अकबर ने लगभग 100 पेंटर्स को काम पे रख रखा था, जो पेंटिंग्स बनाते थे अलग 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 थीम्स पे। मतलब अकबर को पेंटिंग से भी बहुत प्यार था बेटा, बहुत पैटर्न देता था पेंटिंग को भी। तो उसने बड़े बड़े रॉयल कारखाने बना रखे थे जहाँ पे 100 से ज़्यादा लोग काम करते थे, अलग अलग थीम पे पेंटिंग बनाया करते थे। मेजॉरिटी ऑफ जो पेंटिंग्स हैं वो अकबर की लाइफ को दिखाती थी, रॉयल कोर्ट को दिखाती थी, और जब वो शिकार पे करने जाते थे उसको दिखाती थी। कुछ पेंटिंग्स थी वो इंडियन और पर्शियन स्टोरीज और लीजेंड पे बेस्ड करती थी। सम पेंटिंग्स वर बेस्ड ऑन इंडियन एंड पर्शियन स्टोरीज एंड लीजेंड, कुछ महान लोग होते हैं ना उनके लिए लिखी होती थी। ये देखो, ये पूरा दिख रहा है, देखो आपको रेड सैंड स्टोन का है ना हुमायूं टूम्ब, और उसके जो ये दिख रहे हैं ये वाइट मार्बल से बनाया है। और जो पेंटर्स होते थे वो बुक्स को भी डेकोरेट करते थे मिनिएचर पेंटिंग से। जसवंत एंड दशवंत वर द फेमस पेंटर ऑफ दिस पीरियड। जसवंत एंड दशवंत ये दो फेमस पेंटर थे उस पीरियड के। 1567 में अकबर ने ऑर्डर दिया कि एक मनुस्क्रिप्ट लिखी जाए, है ना? क्या लिखी जाए? मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी वाली बुक, कि एक बहुत ही लेविशली सजी हुई, इलस्ट्रेटेड विथ एग्जाम्पल एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाए फॉर द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ हमज़ा नामा। अब हमज़ा नामा क्या था बेटा? आमिर हमज़ा जो थे प्रॉफिट मोहम्मद के अंकल, उनकी पूरी लाइफ पे लिखी हुई, उनके एडवेंचर्स पे लिखी हुई बुक थी हमज़ा नामा। ठीक है? आमिर हमज़ा जो अंकल थे प्रॉफिट मोहम्मद के, उनकी पूरी लाइफ, उनके एडवेंचर्स पे लिखी हुई बुक थी हमज़ा नामा। इसको वो ट्रांसलेट कराना चाहते थे पर्शियन में। ठीक है? तो अकबर ने ऑर्डर किया कि प्रिपरेशन की जाए एक लेविशली इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट की फॉर द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ हमज़ा नामा। ठीक है? किसका? हमज़ा नामा का पर्शियन ट्रांसलेशन हो। एंड स्टूडेंट्स इस बुक में 1000 पेजेस से भी ज़्यादा पेजेस थे, सबको ब्यूटीफुली इलस्ट्रेट किया गया था। फिर इसके बाद अकबर ने बोला बाबरनामा, अकबरनामा और तूतीनामा वर ऑल्सो इलस्ट्रेटेड। इनमें भी इलस्ट्रेशंस होंगे, ब्यूटीफुली डिज़ाइंड होंगी। ये सब इसी टाइम में हुआ। हमज़ा नामा किसके लिए लिखी गई थी? अमीर हमज़ा के लिए। उसको पर्शियन में ट्रांसलेट कराने का काम किया थर्ड मुग़ल एम्पायर अकबर ने। इसके बाद बाबरनामा को, अकबरनामा को, तूतीनामा सब इसी तरीके से डेकोरेट हुई। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अकबर ने पर्शियन लिटरेचर को बहुत ज़्यादा इनक्रेज किया। रामायण महाभारत को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। जो अरेबिक और टर्किश बुक थी उनको भी पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। बहुत सारे ओरिजिनल वर्क भी इस टाइम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रांसलेशन कराए, बहुत सारे ओरिजिनल काम भी हुए पर्शियन में। अबुल फजल जिसने अकबर की बायोग्राफी लिखी अकबरनामा, अ पार्ट ऑफ इट इज़ कॉल्ड आईने अकबरी। अबुल फजल राइटर हैं बेटा अकबर नामा के, ठीक है, आईने अकबरी के।
इसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। अकबर ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड हिंदी पोएट। अकबर के कोर्ट में बहुत सारे हिंदी पोएट भी थे। हिज reign saw tremendous growth in हिंदी लिटरेचर, और जब अकबर का रूल रहा तब हिंदी लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। वल्लभाचार्य केशवादास, वल्लभाचार्य केशवदास, तुलसीदास, सूरदास, ये फेमस हिंदी पोएट थे इस टाइम के। अकबर के टाइम के हिंदी फेमस पोएट की अगर हम बात करें, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, वल्लभाचार्य, ये कुछ हिंदी पोएट थे, बहुत फेमस थे। तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, सूरदास ने लिखी सुरसागर, प्रेम वाटिका ऑफ रशकन, प्रेम वाटिका ऑफ रशकन, सुरसागर, ये सूरदास ने लिखी। एंड सत्सई ऑफ बिहार वर मोस्ट पॉपुलर वर्क कंपोज्ड इन हिंदी। तो हिंदी पोएट कौन कौन थे उस टाइम? वल्लभाचार्य, केशवदास, तुलसीदास, सूरदास। ठीक है बात। तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस, सूरदास ने लिखी सुरसागर, प्रेम वाटिका ऑफ रशकन एंड सत्सई ऑफ बिहारी, ये बहुत पॉपुलर बुक थी। काम थे उस टाइम के जो हिंदी में लिखे गए। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो बेटा एम्परर अकबर की रेन में म्यूज़िक भी बहुत फ्लोरिश हुआ। अबुल फजल नाम लिखते हैं 36 म्यूजिशियंस के, उसमें से कुछ मेन थे, कुछ वुमेन थी। मेन एंड वीमेन, सम वर मेन, सम वर वीमेन। हु प्लेड म्यूज़िक इन द कोर्ट ऑफ अकबर? अकबर के कोर्ट में कुछ मेन वीमेन म्यूज़िक प्ले करते थे। और अबुल फजल के अकॉर्डिंग 36 म्यूजिशियन थे। मोस्ट फेमस थे मियाँ तानसेन, उन्होंने बहुत सारे नए राग बनाए, उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस था वो था राग दरबारी एंड राग दीपक। राग दीपक और राग दरबारी बहुत ही फेमस राग थे जो किस टाइम में कंपोज हुए? अकबर की रेन में कंपोज हुए, और कंपोजर थे तानसेन। इट इज़ सेड दैट एवरी इवनिंग मियां तानसेन सेट इन ए सीट in the middle of अनूप तालाब इन फतेहपुर सीकरी एंड sang his राग। ऐसा माना जाता है कि अनूप तालाब में के बीच में बैठकर तानसेन इवनिंग में रोज फतेहपुर सीकरी में गाना गाया करते थे, अपनी रागों को गाया करते थे। कहाँ पर बैठ के? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में कहाँ पर? अनूप तालाब के बीचों बीच बैठकर गाना गाते थे, वो भी शाम को। अकबर की डेथ होती 1605 में। ही वॉज एन एम्पायर बिल्डर, वो एम्पायर बिल्डर थे, बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया। गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, काइंड रूलर थे, रूलर काइंड थे, गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे, एम्पायर बिल्डर थे। 1605 में उनकी डेथ हो जाती है। So student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.